आपको बड़ा वाज़े तौर पे स्पाइन के ऊपर एक ज़ख़म या सूजन नज़र आती है और उसके साथ पैरालिसिस के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों टांगों में हो सकते हैं या एक टांग पे हो सकते हैं, एक पे ज़्यादा और एक पे कम हो सकते हैं, और साथ में उसको सेंसेशंस का भी इशू हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अफजल हुसैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और हेल्थ वायर के तवसत से आपके साथ मुखातिब हूं। मैं आईएससी हॉस्पिटल में एज ए चीफ़ कंसल्टेंट, चीफ़ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट काम करता हूं, और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए वो एक बहुत ही अहम पैदाइशी बीमारी है जिसको हम कहते हैं माइलोमेनिंगोसील। जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज़ में चला रहा हूँ आपके साथ, और उसमें मुख्तलिफ़ पैदाइशी अमराज जो बच्चों के पट्ठों और हड्डियों से मुताल्लिक़ हैं उनकी हम डिटेल शेयर कर रहे हैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता। तो उसी सिलसिले की जो आज अगली कड़ी है वो है माइलोमेनिंगोसील। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि माइलोमेनिंगोसील कहते किसको हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये उसके सामने ये मोहरा है, ये मोहरा बीच में इनके डिस्क है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखें तो ये मोहरा है, ये डिस्क है, ये मोहरा है, और इसके पीछे से ये हराम मगज़ गुज़रता है। नॉर्मल अरेंजमेंट ये होती है कि ये हराम मगज़ ये पीछे हड्डी से कवर्ड है, इसके ऊपर पट्ठे होते हैं और पट्ठों के ऊपर जिल्द होती है जो हमें नज़र आ रही होती है। अगर हम पीछे से कमर देखें तो वो जिल्द नज़र आ रही होती है। होता ये है कि पैदाइशी बीमारी के तौर पर, और ये जो हिस्सा है हड्डी का ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो ये जो हराम मगज़ के ऊपर झिल्ली होती है, और झिल्ली के ऊपर एक पानी होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF। तो दो तीन तरह से प्रेजेंटेशन होती है कि जब ये नहीं होगा तो ये वाला हराम मगज़ और इसके ऊपर की जो झिल्लियाँ हैं, कम दर्जे का ये मामला होता है कि ये जो झिल्ली है ये ऊपर जिल्द से, हड्डी नहीं होगी, झिल्ली होगी, और वो ऊपर स्किन से कवर होगी। जब हम पीछे से देखेंगे तो हमें जिल्द के ऊपर एक स्वेलिंग या फोड़ा सा नज़र आएगा। उससे ज़्यादा बढ़ के ये हो सकता है कि ऊपर जिल्द नहीं है और झिल्ली डायरेक्ट, हमें ऐसा लगता है जैसे पानी की कोई थैली है जो कि जिल्द जिसके ऊपर कवर नहीं कर रही और वो पानी की थैली बनी हुई है। और उससे भी जो ज़्यादा होगा उसमें ये होगा कि वो पानी की थैली भी नहीं होगी, बल्कि पीछे एक ज़ख़म की तरह चीज़ नज़र आएगी, एक जैसे ज़ख़म खुला हुआ होता है वैसे नज़र आएगा, और वो ये हराम मगज़ डायरेक्ट आप उसको देख रहे होंगे। तो ये जितनी ज़्यादा इसकी बनावट की ख़राबी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसके असरात होंगे। तो अब हम इसको, अब आपको समझ गए कि ये हराम मगज़ जो इसके अंदर हड्डी के अंदर चल रहा होता है उसमें से नसें निकल रही होती है। इसका काम क्या है, आप ये समझिए पूरे जिस्म का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहाँ से है। अगर आप इस तस्वीर, इसको मॉडल को देखिए तो यहाँ ब्रेन है, यहाँ से ये हराम मगज़ निकला, ये इसके अंदर चल रहा है, हर लेवल से नसें निकल रही हैं और जो ये मोहरों के पीछे हैं। और अगर ये वाला हिस्सा पीछे का ना बने तो ये हराम मगज़ और इससे मुताल्लिक़ झिल्लियाँ जो हैं वो जिल्द के नीचे या जिल्द के बाहर या इवन ज़ख़म की सूरत में आपको नज़र आ सकती हैं, जो हमने इस मॉडल के ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो माइलोमेनिंगोसील अब आप समझ गए हैं। तो माइलोमेनिंगोसील में होता ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसी भी जगह पर हो सकती है, लेकिन ये जो पोर्शन है, लंबर पोर्शन ये वाला, यहाँ पर 75% जो केसेस हैं वो ज़्यादातर इस एरिए के ऊपर होंगे। में आप देख रहे हैं कि बच्चे की कमर के निचले के हिस्से में एक ज़ख़म का निशान है, एक टाँके लगने का निशान है। तो ये समझिए पैदाइश के वक्त इसको रिपेयर कर दिया गया है, और रिपेयर करने के बाद आप ये निशान देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह होता है कि अगर 100,000 बच्चा पैदा होता है तो इसमें से तकरीबन एक बच्चे को ये होने का चांस होता है। तो ये इतना कॉमन है। इसकी वजह क्या होती है? वजह में आमतौर पे हमें ये नहीं मालूम, लेकिन इतनी चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की हुई है कि अगर इसमें किसी फैमिली के अंदर पहले बच्चे ऐसे हुए हैं तो उस फैमिली के अंदर ये बच्चे मज़ीद इस तरह के होने का चांस मौजूद होता है।
जिसको हम कहते हैं कि ये इसका जेनेटिक फैक्टर है कि जीन्स में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से ये इस तरह बीमारी होती है। और दूसरा जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बड़ी आसानी से बचा सकते हैं वो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड एक विटामिन B9 होता है, विटामिन बी का एक जुज़ है जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। और फॉलिक एसिड की कमी हमारी बच्चियों में और ख़वातीन में नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब वो शादी की एज को पहुंचती हैं। तो अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी का हम ख्याल करें तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब इसके आगे और क्या क्या मामलात हो सकते हैं। अच्छा, जब ये बीमारी होती है तो ये अकेली नहीं होती, इसके साथ कुछ इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं। कुछ बच्चों में ये एक आपको जैसे पता लग गया कि ये मिड लाइन हमारी बॉडी का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो है ना, ये स्पाइन बना रही है, तो ये स्वेलिंग जो नज़र आएगी आपको ये मिड पार्ट में नज़र आएगी। अच्छा, इसके साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे का जो सर है ना वो भी बड़ा होना शुरू होता है, जिसको हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। और हाइड्रोकेफलस और ये नीचे कमर में ये जो माइलोमेनिंगोसील मिला के एक इसका नाम होता है जिसको हम आर्नल्ड कैरी सिंड्रोम बोलते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हमें ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वाली जो स्पाइन है, इसके अंदर भी हमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आएँ। इसके साथ हम स्कोलियोसिस का इससे पहले एक टॉक में मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें स्पाइन जो है वो ऐसे तिरछी हो जाती है, बजाय सीधी होने के ऐसे तिरछी हो जाती है। तो स्कोलियोसिस भी इसके साथ मौजूद हो सकता है। और हमें इस पे कई दफ़ा नज़र रखनी पड़ती है कि स्कोलियोसिस शुरू में तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है। उसमें एक चीज़ होती है जिसमें जो हराम मगज़ है, यानी कि ये इसके नीचे एक समझे दुम की तरह की एक झिल्ली होती है जो स्पाइन के इस हिस्से से जुड़ी होती है। तो अब वो ग्रोथ के साथ वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर वो समझे झिल्ली यहाँ जुड़ी रह जाए और हड्डी बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ये हड्डी टेढ़ी होती है, जिसको हम ऑपरेशन करके अगर फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लें तो ऑपरेशन करके इस डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला इफेक्ट ये होता है कि जो जैसे मैंने कहा ये कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर ये हराम मगज़ सीधी तरह पूरी तरह नहीं बना हुआ या इसमें से निकलने वाली नर्व्स नहीं बनी हुई तो ये नीचे की तरफ जा रही हैं, हिप की तरफ जा रही हैं, ये हिप के पास जा रही हैं, नीचे उससे नीचे ये घुटने की तरफ आ रही हैं और नीचे इस तरफ पैर की तरफ आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ ये नसें नहीं पहुँचेंगी, ब्रेन के सिग्नल नहीं पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होगा। पैरालिसिस हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जहाँ पे सेंसेशंस हैं जो जिससे हम महसूस करते हैं, पेन, टच, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। एक साइड पर हो सकती हैं, दोनों साइडों पर हो सकती हैं। हम आगे इंशाल्लाह अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल से ये बातें समझाऊंगा। तो ये समझिए एक बीमारी के साथ जिस्म के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। अच्छा, फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है और आप देखते हैं कमर के पीछे फोड़ा है तो वो उस वक्त तो ये न्यूरोसर्जन का काम होता है कि वो उसको डील करें। लेकिन बाद में जो डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती हैं, हिप की डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़ापन डेवलप होता है या घुटने का या पैर का या पैरालिसिस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे थेरेपिस्ट जो हैं वो मिलकर इसकी मैनेजमेंट करते हैं ताकि बच्चे और उनकी फैमिली से को जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इसके बाद। अच्छा, इसको अब डायग्नोज करने के लिए इसका फॉर्चुनेटली अगर हम इस पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हों तो इसका डायग्नोसिस हम इवन माँ के पेट में भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाता है कि पीछे ये कमर पे ये फोड़ा बना हुआ है या नहीं बना हुआ। और ये इवन जो पहले 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये बीमारी ज़्यादा सीवियर हो तो फिर उसकी अबॉर्शन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसमें मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जो बच्चे की गिर्द एक पानी की थैली बनी होती है जिसके अंदर बच्चा तैर रहा होता है माँ के पेट में, उसमें से वो उस फ्लूइड को कहते हैं एमनियन। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड वहाँ से नीडल डाल के एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके उसके भी हम
जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट कर सकते हैं और उससे हम बीमारी का माँ के पेट में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद तो जब सामने चेकअप कर रहे होते हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे उसी से फ़ौरन पता लग जाता है, और अगर मज़ीद डिटेल्स हमने देखनी है नर्व्स के बारे में और स्पाइन के बारे में तो उसमें हम एमआरआई और सीटी स्कैन्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे हम इसको डायग्नोज करते हैं। इसकी जो मैनेजमेंट करनी होती है उसमें ट्रीटमेंट जो करना होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब पहला तो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़रूरी है वो है कि इसकी जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अगर ये हड्डी है नहीं है यहाँ पर और आपको स्किन नज़र आ रही है, समटाइम्स स्किन हो तब भी सेफ़ होता है, लेकिन अगर स्किन भी नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे पानी की थैली आप देख रहे हैं तो वो फिर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन के पास जाके ऑपरेट कराना ज़रूरी है। वो उसको थैली को कवर करके ऊपर स्किन से उसको कवर करते हैं। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी और उसमें वो चीरा लगा हुआ था और आप देख रहे हैं कि स्किन को टांके लगे हुए हैं, तो ये वही चीज़ है कि वो उसको उन्होंने करेक्ट करने के बाद ऊपर टांके लगा दिए। अच्छा, इसमें आपको ये लिमिटेशन देखनी होती कि अगर ये नसें नहीं बनी हुई इनिशियली, ये हराम मगज़ स्पेशली नहीं बना, तो ऑपरेशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो नसें जुड़ जाएंगी। इन नसों को जोड़ा नहीं जा सकता और इसके लिए फ़िल वक्त ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे इसको जोड़ सके। तो सिर्फ हम प्रिवेंट करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब अगर वो उसमें उसको वो पंक्चर हो जाए और आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ना जाएं या आप उस पर कोई गंदे से कपड़े रखें या उस पर उसको वो डैमेज हो जाए, तो उससे होगा क्या कि ये फौरी तौर पे जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जरासीम वगैरह, वो उस लीक के ज़रिए हराम मगज़ तक पहुँचेंगे, हराम मगज़ से ब्रेन तक पहुँचेंगे और सीवियर इन्फेक्शन होने का डर है जिससे बच्चे की जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो इससे बचना है। दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि अगर इसकी झिल्ली नीचे के मोहरों के साथ जुड़ी हो तो स्पाइन टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। उस स्पाइन के टेढ़ापन यानी स्कोलियोसिस को हम बचा सकते हैं। वो भी आप न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं तो वो उसको ऑपरेट कर देता है। लेकिन इसके बाद जैसे हिप के ऊपर जो मसले आएंगे, घुटने के ऊपर जो मसले आएंगे और पैर के ऊपर जो मसले आएंगे, तो वो मसले न्यूरोसर्जन ने नहीं करने होते, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है, जहाँ पर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं और वो आपको इसमें हेल्प करता है। तो इसके लिए हमने जैसे कि यहाँ पर है कि मेनिंगोमायोसील के रिपेयर करनी है, आपने टीथर्ड कॉर्ड, वो जो मैंने कहा नीचे झिल्ली बन के जुड़ जाती है जिससे स्कोलियोसिस होता है, उसको रिलीज़ करना है, ये ऑपरेशन किया जा सकता है। फिर इसकी हिप की डिसलोकेशन हो सकती है कि ये जो हिप का जॉइंट है ये अपने कैविटी से निकल के बाहर पड़ा हो, तो इसको हम इसकी जगह पर वापस लगा देंगे, क्योंकि अगर हम ये इसकी जगह वापस ना लगाएं और ऑपरेट ना करें तो समटाइम्स उससे भी ये स्पाइन के टेढ़ा होने का चांस होता है। तो उससे बचने के लिए हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं। और इसके अलावा घुटने का कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं, पैर की डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। तो उन सब के लिए अगर बच्चे में चलने की अहलियत है तो फिर हम वो ऑपरेट करते हैं, और अगर चलने की अहलियत नहीं है और बच्चे ने सिर्फ बैठना है तो फिर हम उसको ज़रा थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। हम व्हील चेयर बाउंड उसको मतलब व्हील चेयर पर मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और सारी रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स होती हैं। अब मैं आपको ना कुछ मिसालें दे रहा हूँ। ये हमारा पहला केस है जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीर में आपकी जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये जो हिप जॉइंट नज़र आ रहा है और ये अपने इस कप से जॉइंट बाहर निकला हुआ है। तो आपके जो दाएं हाथ पे तस्वीर नज़र आ रही है ऑपरेशन के बाद है, जिसमें हमने उसको उसकी जगह पर बिठाया है। ये कुछ अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि प्लेटें वगैरह निकाल दी हैं और ये तकरीबन 6-7 साल के बाद का फॉलोअप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हिप का जो गोला है वो अपने कप के अंदर है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप इसको जब देखेंगे तो ये कोई नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि ऊपर स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो नहीं होंगी। बच्चे को पैरालिसिस फिर भी रहेगा, जो नसें कुदरत के से नहीं बनी वो फिर भी नहीं बनी हुई हैं, और बच्चा जो है चलेगा ज़रूर लेकिन लंगड़ाएगा। ये एक और केस है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये सिर्फ लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की हिप अगर आप देखें तो वो कप के अंदर है, और लेफ़्ट साइड की हिप को आप देखिए तो वो कप से बाहर है। तो इसमें भी हमने ऑपरेशन किया, कप के अंदर गोले को बिठाया, प्लेट लगा के उसको अपनी जगह जोड़ा है
और ये कुछ अरसे के बाद आप देख रहे हैं तकरीबन 6-7 साल के बाद कि ये हिप इसकी नॉर्मल डेवलप है। और इस बच्ची को आप देखिए कि इसको भी नीचे बैठना, चलना फिरना इसका काफ़ी हद तक नॉर्मल है। ये एक और केस है जिसमें हमने ये दिखाया है कि इसमें घुटना जो है मुकम्मल तौर पे सीधा नहीं हो रहा, और आप देखिए कि दायां घुटना सीधा है जबकि बाएं घुटना जो है ना वो थोड़ा इस शेप में है, बजाय ऐसे सीधा होने के थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ है। इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं। और फिर हमने इसको, ये उसके एक्सरेज हैं और बाद में जो इसको हमने घुटने को सीधा किया उसका ऑपरेशन की तस्वीर है। इसी तरह फिर आप ये देखिए कि ये एक और बच्चा है जिसका दायां पाँव, आपके लेफ़्ट साइड पे जो पाँव नज़र आ रहा है और बच्चे का जो दायां पाँव है वो आप देख रहे हैं कि टेढ़ा है और दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। तो उस टेढ़े पाँव को भी फिर हमने ऑपरेशन किया और ये तस्वीर उसके ऑपरेशन के बाद की है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पाँव काफ़ी हद तक आपको सीधा नज़र आ रहा है। तो जब ये सीधा होगा तो फिर उसके बाद बच्चे को जो चलने में जो दिक्कत है, जो पैरालिसिस उसके इफ़ेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा हम ये ऑपरेशन इसलिए भी करते हैं कि बच्चा इवन चलने के काबिल नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है जब सर्दियाँ आती हैं उसको जूते पहनने हैं और पाँव को इंजरी से बचाने के लिए उसको जूते पहनने हैं, तो बाज़ औक़ात हम उसके शूज़ फिटिंग के लिए भी इस तरह के ऑपरेशन करते हैं ताकि पाँव को ज़ख़म होने से बचाया जा सके और बार बार इंजरीज़ होने से बचाया जा सके। तो आखिर में मैं आपको इसकी समरी पेश कर दूँ कि जो अब तक हमने बात की है कि माइलोमेनिंगोसिल जो है ये एक समझिए स्पाइनल कॉर्ड के बनने का जो मैकेनिज़्म है उसके डिफेक्ट की वजह से होता है और इसकी जेनेटिक कॉज है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। आपको बड़ा वाज़े तौर पे स्पाइन के ऊपर एक ज़ख़म या सूजन नज़र आती है और उसके साथ पैरालिसिस के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों टांगों में हो सकते हैं या एक टांग पे हो सकते हैं, एक पे ज़्यादा और एक पे कम हो सकते हैं, और साथ में उसको सेंसेशंस का भी इशू हो सकता है। डायग्नोसिस करने के लिए अगर आप केयरफुल हैं और फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री मौजूद है तो आप डॉक्टर को स्पेशली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी वो इस बारे में आपको इन्फॉर्म करे कि उसको माइलोमेनिंगोसिल का इफ़ेक्ट तो नहीं वो देख रहे अल्ट्रासाउंड के अंदर। और जब बाद में बच्चा पैदा हो जाए तो फिर हम मुख्तलिफ और टेस्ट करके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट में इनकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को बचाने की कोशिश की जाती है जिसमें सर्जरी है और बच्चे को मोबिलाइज़ करने के लिए उसके बाद उसकी फ़िज़ियोथेरेपी है और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ट्रीटमेंट्स हैं और उसकी काउंसलिंग वगैरह है जो हम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वॉल्वमेंट के साथ मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 तस्वीरें दिखाई हैं, एक में बच्चा काफ़ी बेहतर चल रहा है, दूसरे में बहुत लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन वो उस बच्चे से यकीनन बेहतर है कि जो नहीं चल सकता। तो आने वाले वक्तों में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इसके ट्रीटमेंट्स की कोशिश की जा रही हैं। कुछ इसमें दवाइयाँ हैं जिसमें हम वो देख कर इनको काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि हम इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं। इसका प्योर जिसको आप इलाज कहें कि बच्चा नॉर्मल हो जाए वो होना तकरीबन मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम काफ़ी कर सकते हैं काम।